गुड इवनिंग बच्चों, सुन पा रहे हैं भाई? गुड इवनिंग सर। यस सर। रोटेशन पढ़ना है देखो, है ना। रोटेशन में जो पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है टॉर्क। ठीक है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है इसको टाउ कहते हैं। टाउ, टाउ नहीं है ना, टाउ। टॉर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो मान लेते हैं कि एक रिजिड बॉडी है ना। रिजिड बॉडी क्या होती है, हमने पहले भी बात करी है इस बारे में। ये हो गया इसका हिंज, है ना। हिंज, तो ये जो पॉइंट है ये तो हो गया हिंज। अब हिंज के अबाउट हमने इसको कर दिया फिक्स, और लेट से यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, और इस पी पॉइंट पे हम लगा देते हैं एक फोर्स एफ। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन लगाते हैं कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे हिंज्ड है, ऐसे हिंज्ड है, और इस तरफ से फोर्स आ, इमेजिन करो कोई इधर से धक्का दे रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगी या ऐसे रोटेट करेगी अबाउट द हिंज, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ये वाला, ऊपर ये वाला सर। समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? हिंज ये है, फोर्स यहाँ लगाई हमने, इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ ऐसे रोटेट होगी। ये समझ सकते हैं? तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि इस फोर्स ने, द फोर्स हैज प्रोवाइडेड ए टॉर्क। ठीक है ना, इस फोर्स ने क्या प्रोवाइड किया है? टॉर्क प्रोवाइड किया है। अब ये टॉर्क है क्या? चलो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन तो हम लोग जब लिखेंगे तब लिख लेंगे। अभी के लिए हम ये कहते हैं कि जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में है ना, एक बोलते हैं, हमने ये वर्ड शायद यूज नहीं किया, ट्रांसलेशनल मोशन, यानी अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉज, ये सब कुछ ये वाला मोशन था, ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें बॉडी सिर्फ चलती है, घूमती नहीं है, सिर्फ क्या करती है? चलती है। मोशन अलोंग अ लाइन कह देते हैं उसको, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल मोशन। तो जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का रोल हुआ करता था, क्या रोल होता था ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का? फोर्स से क्या मिलता है? फोर्स से क्या मिलता है? कोई भी? डायरेक्शन। फोर्स से डायरेक्शन मिलता है। फोर्स से मिलता तो एक्सेलरेशन है ना। हाँ ठीक है ना, मतलब फोर्स ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ऐसा कह सकते हैं ना। समझ गए? तो जिस तरीके से हम ये कहेंगे स्टेट ऑफ लीनियर मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, तो उसी तरीके से हम कहेंगे कि स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन को चेंज करने के लिए स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, यहां पे हम कहते थे फोर्स से मिलता है एक्सेलरेशन, तो टॉर्क से क्या मिलेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, इस बात को समझ लेते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, शॉर्ट में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रोल फोर्स का होता है बॉडी को चलाने में या उसके चलते हुए मोशन को चेंज करने में, वही रोल होता है टॉर्क का बॉडी को घुमाने में या उसके घूमते हुए मोशन में चेंज करने में। ठीक है, तो जो काम फोर्स करता था लीनियर मोशन के लिए, वही काम टॉर्क करता है किसके लिए? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ये तो बात समझने वाली बात हुई।
अच्छा, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है तो है ना, वो लिख लो, कभी अगर स्कूल में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप लिख लोगे, लिखो टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है वो हम बाद में समझ लेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए गिवन पॉइंट, अबाउट ए गिवन पॉइंट। ये गिवन पॉइंट हमारे केस में इस वक्त जो है वो हिंज है। टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट। ये मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है वो भी हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिलहाल इस डायग्राम पे वापस आते हैं। ये जो हमने डायग्राम बनाया है, यहाँ हिंज लगा हुआ है, ये पॉइंट पी है। हिंज को ओ कह देते हैं ओरिजिन की तरह, पॉइंट पी को हिंज से ज्वाइन कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। इस वेक्टर को कह देते हैं आर वेक्टर, ठीक है ना। अगर कोई आपसे कहे आर वेक्टर को डिफाइन करने को कि व्हाट इज आर वेक्टर, तो कैसे डिफाइन करोगे? आर वेक्टर क्या है? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, है ना। अच्छा, पॉइंट पी क्यों इंपॉर्टेंट? इट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स लगा है ना, उस पॉइंट को पी कह रहे हैं। तो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द हिंज ओ। अच्छा, अब ये जो क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखी है मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, जिसको हम टॉर्क भी कहते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल याद होगा सबको, तो इट इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अभी के लिए नोट करो उसको, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। नोट कर लिया सबने? अच्छा, अब यहाँ पर यस सर। जब हम दो वेक्टर ए और बी लिया करते थे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता था वो एक राइट हैंड रूल से बताया जाता था। कैसे? कि आप ए के अलोंग अपना राइट हैंड रखो, है ना। अगर हम ऐसे ये बना लें अपना ए वेक्टर, और ये हो गया लेट से बी वेक्टर, अपने राइट हैंड को ए वेक्टर के साथ अलाइन करते हैं। ये आपका पाम है जो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, ध्यान रखना। अब आप अपनी उंगलियां वेक्टर बी की तरफ मोड़ो, उंगलियां, और थंब जो है उसको एक्सटेंड कर लो, ऐसे थंब को ऐसे एक्सटेंड कर लो। समझ सकते हैं इस बात को? तो ये थंब जिधर पॉइंट करेगा, ये किसका डायरेक्शन हो गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अब इस 2 डायमेंशनल फिगर में तो ऐसा लग रहा है जैसे नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। नहीं, नीचे नहीं पॉइंट कर रहा है, ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर आप ए वेक्टर की तरफ अपना राइट हैंड रखते हैं, थंब को एक्सटेंड कर लेते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं, कर्ल करना समझ रहे हो, घुमाना, किसकी तरफ घुमाएं? बी की तरफ घुमाएं, तो द थंब विल पॉइंट इन अ डायरेक्शन विच इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। और ये किसका डायरेक्शन हुआ? ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, इस बात को समझना। सोच लो अच्छे से। एक और बात यहाँ पे समझना कि जो ए क्रॉस बी है, उसके लिए आपने ए से बी की तरफ जो अपनी फिंगर्स को रोटेट किया है, कर्ल किया है, वो एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया है या क्लॉकवाइज कर्ल किया है, ये बता दो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कर्ल किया है। तो ये जो इफेक्ट है इसका, है ना, मतलब जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का इफेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। अब 2 पॉइंट अलग अलग बातें की हैं हमने यहाँ पे। हमने कहा है द वेक्टर ए क्रॉस बी इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, एक बात, और उसका इफेक्ट जो है वो कौन से सेंस ऑफ रोटेशन में है? क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये समझ गए बात को।
अगर आप बी क्रॉस ए करते तो दो बातें होती। पहली बात तो बी क्रॉस ए डायरेक्शन इनवर्ड आता, तो वो आपका डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए हो जाता। दूसरा, उसका इफेक्ट जो होता रोटेशनल इफेक्ट, वो आता क्लॉकवाइज, है ना, इस बात को समझ लेना। तो हर रोटेशनल वेक्टर जो होता है ना, किसी भी रोटेशनल वेक्टर की बात करें, जो भी रोटेशन वाले चैप्टर में हमारे वेक्टर्स यूज होंगे, उनमें एक तो होता है वेक्टर का डायरेक्शन, एक होता है उसका रोटेशनल इफेक्ट। तो हम यहां पर जो टॉर्क डिफाइन कर रहे हैं वो किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, आर क्रॉस एफ का। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं। देखो आर वेक्टर इधर जा रहा है, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन हुआ, ये एफ वेक्टर का डायरेक्शन हुआ। ध्यान देना, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन है, ये एफ वेक्टर का डायरेक्शन है। हमने टेल टू टेल मिला दिया दोनों को। अब मुझे बताओ आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? आर से एफ की तरफ हाथ घुमाओ। आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही है राघवन। तो आर क्रॉस एफ इज एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज समझ लेना है ना, ये वाली बात, ठीक है। यानी जब ये टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो आर क्रॉस एफ से कैलकुलेट होगा, और उसका जो रोटेशनल इफेक्ट आएगा बॉडी पे वो एंटी क्लॉकवाइज। वो हमने पहले ही कंसिडर कर लिया था कि इस फोर्स के लगने से बॉडी किधर घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। एक बार देख लो अच्छे से। तो ये तो डायरेक्शन बताने वाली बात हुई। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, है ना, मैं फिर से यही वाला डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये बॉडी हो गई, ये हिंज हो गया, ये कोई पॉइंट पी हो गया जहां पे फोर्स हमने एफ लगाया है। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए स्टेप्स क्या हैं वो देखना। आप फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे, इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ड्रॉ कर लो इसको। फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रही है उसको एक्सटेंड कर लें, ये हो जाएगा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। कर लिया ड्रॉ सबने? यस सर। ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, जो आपका हिंज है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। इस परपेंडिकुलर की लेंथ को हम कहते हैं आर परपेंडिकुलर, और इसका साइंटिफिक नाम जो है इसको हम कहते हैं लीवर आर्म। लीवर क्या होता है अभी हम उस बारे में थोड़ी बात कर लेंगे, है ना। सबने लिख लिया? अब जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है, देखो मैं यहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मॉड, ये है लीवर आर्म आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय, इसको है ना आप डॉट क्रॉस की तरह मत कहना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एफ के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। तो आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय एफ का मैग्नीट्यूड इज द टॉर्क का मैग्नीट्यूड। नोट कर लो इसको जरा। नोट कर लिया सबने?
यस सर। ठीक है, अब यही जो हमने कैलकुलेट किया है इसको एक बार यहाँ वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये आर वेक्टर इधर जा रहा है, एफ वेक्टर इधर जा रहा है, ये जो एंगल दोनों के बीच में बन रहा है इसको मैं थीटा कह दूं, चलेगा यहाँ से यहाँ तक। ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला है, ये हमारा लीवर आर्म हुआ। ये वाली बात समझ सकते हो आप? ये एंगल Yes. कितना है, कोई बताएगा मुझे? ये एंगल कितना है? 180 minus theta. 180 माइनस थीटा। तो ये जो लेंथ हुई इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखना ये हाइपोटेन्यूज है आर, तो ये वाली लेंथ जो हुई ये आर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा हुई कि नहीं हुई? बोलो। Yes, sir. अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा फिर से साइन थीटा होता है, ये बात भी क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो देखो करना तो हमें यही था। टेक्निकली जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ही होता है ना। तो एक तरीके से हमने टॉर्क में क्या लिखा, हमने लिखा मॉड ए यानी वेक्टर आर का मॉड, मॉड बी यानी फोर्स का मॉड, और साइन थीटा यानी साइन ऑफ 180 माइनस थीटा जो फिर से साइन थीटा हो गया। तो आंसर तो देखो आर एफ साइन थीटा ही आया ना। वही काम हमने शॉर्ट में कर लिया यहाँ पे, आर एफ साइन थीटा को इस तरह से लीवर आर्म की तरह से देखकर कर लिया। तो हमेशा ये लीवर आर्म वाला मेथड जो है ना इस पर ध्यान देना है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क। ये लीवर आर्म, वैसे ये लीवर क्या होता है एक बार इसकी बात करते हैं। ये वर्ड लीवर पहले आपने कभी सुना है? लीवर कभी पहले बचपन में कभी सुना हो साइंस की किताब में? अच्छा, क्या सुना है इसके बारे में वो भी बताओ जरा। किसी ने भी कुछ सुना हो लीवर के बारे में? ये हाँ बिल्कुल वही वाला है ना, यही है राघवन, है ना। किसी ने भी लीवर वर्ड पहले, ये लिवर नहीं है ध्यान रखना, एक हमारे अंदर होता है लिवर, ये वो नहीं है ना। हम लीवर की बात कर रहे हैं, लीवर क्या होता है। तो कोई भी इसके बारे में कुछ भी जानता हो तो अपना ज्ञान शेयर करें। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, एक टिन कैन है हमारे पास जिसके ऊपर इस तरह से वो कैन के ऊपर एक कैप लगा होता है ना, है ना। मान लो एक टिन कैन है, कुछ भी भरा हुआ है इसके अंदर। अब जो इसके अंदर है वो हमें चाहिए, है ना। लेकिन ये कैन का जो लिड है ये हमसे खुल नहीं रहा है, तो इसको खोलने की क्या तरकीब होती थी? एक टिन कैन जिसके ऊपर एक लिड लगा है उसको खोलने की क्या तरकीब होती थी? अरे सर उसको किसी से ऐसे उठा देते थे। किसी चीज से ऐसे उठा देते थे। जैसे मान लो एक स्क्रू ड्राइवर लिया हमने, स्क्रू ड्राइवर Yes. स्पून ले लिया, है ना, तो उसको यहाँ पे अटका दिया, पहले ये अटक गया यहाँ पे। अब क्या करते थे, इसको अटकाने के बाद क्या करते हैं बेटा? सर नीचे स्क्रू ड्राइवर को करते मतलब इसको फोर्स लगाते हैं बेटा, यहाँ पे फोर्स, ये बात समझ रहे हो? यस यस सर। है ना। तो अब देखो क्या हुआ, ये जो है ना, ये जो आपकी लेंथ है ये वाली ना, है ना। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो कि ये जो लेंथ है आपकी, ये वाली लेंथ, ये हो गई लीवर आर्म। देखो ये हुआ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। इस पॉइंट को लीवर के केस में फलक्रम कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? फलक्रम। जैसे रोटेशन में हिंज लेते हैं ना, वैसे ही जब किसी चीज को इस तरीके से उठाना हो तो जहां अटकाते हैं उसको क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। फलक्रम का एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो एक बड़ा सा पत्थर है और आपको इसको मूव कराना है, लेकिन ये बहुत भारी है,
तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप एक बड़ी सी रॉड लोगे, यहां एक छोटा पत्थर अटकाओगे, यहां फोर्स लगाओगे, तो ये उसको पुश कर देगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा या आगे? बोलो हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो ये तो हो गया फलक्रम जहां अटकाया आपने, और ये लीवर आर्म हो गया, ये वाली लेंथ लीवर आर्म हो गई। लीवर आर्म देखो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे फलक्रम से परपेंडिकुलर है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली बात बताना, अगर मैं इस चम्मच को जिससे हम खोल रहे हैं छोटा करते जाऊं तो इसको खोलना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? अगर मैं चम्मच छोटे करते जाऊं, इसको खोलना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल। मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो लीवर आर्म की लेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, हम एक टर्म यूज करते हैं कि द लीवर आर्म मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स प्रोवाइड्स अस समथिंग कॉल्ड लेवरेज। लेवरेज एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, है ना। तो लेवरेज, लेवरेज क्या होता है? समथिंग दैट हेल्प्स टू मूव, कुछ भी चीज जो मूव करने में हेल्प करे, है ना, मूव कराने में हेल्प करे, किसी चीज को उठाने, इधर से उधर चेंज करने में हेल्प करे, उसको हम लेवरेज कहते हैं, है ना। मैं लेवरेज के और बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूं। मान लो ऐसे कहते हैं, बचपन में क्रिकेट खेलने जाते थे बाहर, ठीक है, और बैट आपका है, तो लोग आपको इज्जत देते थे, एक्स्ट्रा इज्जत, यस सर। है ना। आप ये डिसाइड कर सकते थे पहली बैटिंग किसकी आएगी, आप ये डिसाइड कर सकते थे गेम कब तक चलेगा, क्यों भाई आपके घर जाने का टाइम हो गया तो यस मैच वहीं सर। खत्म होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो वो बैट होने की वजह से आपके पास लेवरेज है, मेरी बात को समझ सकते हो। यस सर। अभी मान लो क्या हो जाए, एक और व्यक्ति आपकी टीम में बैट लेकर आ जाए, कोई उसका बर्थडे आया, किसी ने उसको बैट गिफ्ट में दे दिया, अब 2 बैट हो गए आपकी टीम में, आपकी लेवरेज बढ़ गई कम हो गई? कम हो गई। कम हो गई, ये बात समझ रहे हो ना। अब मान लो हर खिलाड़ी के पास अपना अपना बैट हो, तो आपकी लेवरेज तो खत्म हो गई, यस है ना। तो लेवरेज क्या है? समथिंग दैट हेल्प्स टू मूव। भाई उस लेवरेज के बदौलत आप कितने सारे काम करा लिया करते थे, मेरी बात समझ रहे हो ना। सब कुछ आपके हिसाब से चलता था कि नहीं चलता था? लेवरेज का मतलब समझ रहे हो? यस सर। ठीक है ना। ऐसे मतलब इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी लेवरेज बहुत कुछ होती है। जैसे लेवरेज क्या होती है कि ऐसे समझो कि भाई मार्केट में आपकी इज्जत है, लोग समझ जानते हैं कि भाई इस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है, तो आपसे बिना कुछ भी कोलेटरल रखवाए लोग आपको उधार दे देंगे। कोलेटरल मतलब होता है गिरवी रखना, है ना, कि भाई लोग को पता है कि भाई ये भरोसे लायक आदमी है, तो उसको बिना कुछ डिपॉजिट रखे उधार मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मार्केट से, यस सर, मिल है जाएगा। ना। Yes, sir. तो वो जो मार्केट में आपकी इज्जत है, आपने उसको किसकी तरह काम लिया? जो मार्केट में आपकी रेपुटेशन बनी हुई है उसको आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो? लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस। सही है ना। Yes, sir. तो लेवरेज कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, बट फिजिक्स में हम लोग लेवरेज कहते हैं समथिंग दैट हेल्प्स टू मूव, है ना। तो ये जो लेवरेज है ये आती है लेंथ ऑफ द लीवर आर्म से। लेंथ ऑफ लीवर आर्म जितना बड़ा होगा, जो लेवरेज होगी वो उतनी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ जो रोटेशन हम कराते हैं, किसी बॉडी को रोटेट कराना हो, ये वाला डायग्राम देखते हैं, तो लेवरेज यानी हो गया टॉर्क। मूव कराने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। और टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? फोर्स के मैग्नीट्यूड को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, जिसको लीवर आर्म कह रहे हैं, से मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीपल जितना बड़ा होगा, घुमाना उतना ही क्या हो जाएगा? Simple. सिंपल, आसान हो जाएगा, ठीक है ना, इजियर हो जाएगा। ये बात हम समझ रहे हैं, है ना। और एग्जांपल लेते हैं, टॉर्क के एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है?
Nut bolt. नट है ये ना, ये तो नट है ना। Yes, sir. ये क्या है? इसके दूसरी तरफ भी आप चाहो तो ऐसा ही बना सकते हो, इस तरह से, है ना। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या कहलाता है? ये तो नट हुआ। नट को जिससे टाइट करते हैं या खोलते हैं उसको क्या कहते हैं? सर एक प्लास भी होता है पर इसका नाम नहीं, नहीं है। प्लास तो ये हो गया बेटा, वो तो ये हो गया, है ना, ये है ना, जिसमें एक तरफ ये होता है एक तरफ ये होता है, यहाँ से आप फोर्स लगाते हो तो ये दोनों पास में आ जाते हैं, है ना। इस तरह का हो जाएगा वो डिवाइस, तो ऐसा हो जाएगा प्लास जिसे कहते हैं ना, वो तो ये हो जाएगा। सर रेंज ऐसी कुछ कहते थे, हाँ, या याद तो नहीं आ इसको रहा। रेंच कहेंगे हम, रेंच, या स्पैनर कहेंगे ना, ज़्यादा सही टर्म ये है। रेंच जो स्पैनर। होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, बट रेंच या स्पैनर हो जाएगा, जो बोल्ट टाइट करने के काम आता है। ठीक है जी। यस यस। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, अब ये जो पॉइंट हो गया ना, ये तो हमारा हो गया फिक्स रहेगा जिसके अबाउट घूमना है। अब मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो ये टाइट होगा या लूज? लूज। सोच लो। सर ऐसे टाइट होगा। टाइट होगा, ऐसे टाइट। घुमाएंगे तो टाइट होगा, ऐसे घुमाएंगे तो लूज हो जाएगा। लूज हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सारे जो स्क्रूज होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं ना। तो अगर ये ऐसे घूमेगा ऐसे तो टाइट होता जाएगा, और ऐसे घूमेगा उल्टा, ऐसे घूमेगा तो लूज होता जाएगा। ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। की बात। अच्छा, जो कार का पहिया होता है ना, उसको खोलने के लिए भी हम कुछ ऐसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। Yes, sir. है ना, वो इसी तरह का एक स्पैनर होता है जो नट के साथ फिक्स हो जाता है, फिर उसके ऊपर फोर्स लगाना होता है। चलो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं हम इसको, तो ये रोटेशन वाले तो चीज़ें हटा देते हैं। यहाँ मैं लगाता हूँ फोर्स, ये, ठीक है ना। तो ये तो हुआ फोर्स, ये डिस्टेंस किसका काम करेगा बताओ मुझे? ये किसका काम करेगा? लीवर आर्म का। आर परपेंडिकुलर का काम करेगा कि नहीं? हाँ ना बोलो। यस सर। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा मैग्नीट्यूड में, वो कितना होगा? आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ होगा कि नहीं होगा? ये देखो, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, ये उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, तो एक बात तो ये समझना, स्पैनर से काम लेने का बेस्ट तरीका है कि जो फोर्स आप लगाएं वो स्पैनर के आर्म के कैसे लगाएं? Perpendicular. परपेंडिकुलर लगाएं। अच्छा, ये स्पैनर का आर्म जितना लंबा होगा, बोल्ट को टाइट करना या खोलना उतना ही क्या होता जाएगा? Simple होता जाएगा। आसान होता जाएगा, कम आसान एफर्ट हुआ। लगेगा। बात समझ रहे हो ना? जितना देखो, अगर आपने ये बढ़ाया, जैसे लेट से मान लो टॉर्क की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर होती है, लेट से 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो कितना लंबा स्पैनर चाहिए होगा आपको? 1 meter. 1 मीटर का। 20 न्यूटन का लगाया तो कितना चाहिए होगा? 2 meters. नहीं यार, हाफ हो जाएगा ना बेटा। 20 न्यूटन ये हो गया तो इसकी जरूरत तो हाफ हो गई ना। अब 10 Yes, sir. चाहिए Yes, आपको sir. टॉर्क। अच्छा हाँ 10 न्यूटन भी चाहिए ना 10 सर। न्यूटन का टॉर्क चाहिए, तो इसका मतलब जैसे जैसे ये आर परपेंडिकुलर छोटा होता जाएगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ानी पड़ेगी मुझे। Yes, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, इट इज बेटर टू हैव अ स्पैनर ऑफ अ लॉन्ग लीवर आर्म एज कंपेयर टू अ शॉर्टर लीवर आर्म। ये बात समझ रहे हो? अगर पॉसिबल है तो बड़ा वाला ले लें, नहीं पॉसिबल है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कहते हो? अच्छा, Yes, sir. दूसरी बात समझो, जैसे मान लो बहुत छोटे छोटे नट हैं, उनको खोलने के लिए छोटे छोटे से स्पैनर चल जाएंगे। हाँ ना बोलो।
यस सर, चेंजिंग। लेकिन बड़े बड़े नट होंगे जो बड़ी मशीनों में लगते हैं, उनको खोलने के लिए बड़े बड़े स्पैनर चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? यस सर, फॉर श्योर। सही है ना? तो यस सर। जहां एफर्ट ज्यादा लगाना हो वहां पे आपको जो साइज ऑफ द स्पैनर होगा वो भी ज्यादा चाहिए होगा। अच्छा, एक और स्पैनर जैसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है, मुझे पता नहीं आप इसको पहचान पाओगे या नहीं, इस तरह का दिखता है ऐसा। Yes, sir. सर हाँ सर, प्लम्बर यूज करते हैं शायद ये। प्लमर तो नहीं यूज करते। आपने कभी साइकिल के ब्रेक टाइट किए हो तो? हाँ सर, मैंने किए साइकिल के नहीं, ब्रेक मैंने टाइट किए बेच। हैं? उसमें क्या होता है, मैंने जब आप बेच। ब्रेक को दबाओगे ना तो अंदर आपको एक छोटा सा होल जैसा दिखता है, उस होल में ये वाला हिस्सा चला जाता है, ये वाला। उसके बाद आप इसको घुमाते हो। कैसे? ऐसे घुमाते हो अगर खोलना है तो, और उल्टा घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो अगर टाइट करना है तो। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? कभी किसी का काम पड़ा है इससे? हिंदी में चाबी कहते हैं इसको, चाबी। अंग्रेजी में इसका नाम होता है एलन की। एलन की, ठीक है ना? गाड़ी का टायर बेटा इससे नहीं खुलता यार। गाड़ी का टायर खोलने के लिए तो वो वही होता है जो हमारा पहले हमने स्पैनर पढ़ा था ना। हाँ, उसका शेप जरूर ऐसा होता है ना? और उसमें क्या होता है, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है। ये जो है, ये तो हार्डली, मतलब आपको ऐसा होगा कि, मतलब ऐसे मान लो 5 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी लेंथ होगी। गाड़ी का टायर खोलने वाला जो होता है उसकी तो करीब करीब 1-1.5 मीटर की लेंथ होती है। और फिर उसमें यहाँ पे ना आके ऐसे होल सा बना होता है, ऐसे यहाँ पे ये जाके फिट होता है उसमें, यस नट सर। के अराउंड, है ना? ये समझ रहे हो बात को? तो इसमें और उसमें फर्क है। ये सॉलिड होता है, इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे ना, तो ये तो हॉलो है, यहाँ से ये हॉलो है, ये जाके नट में फिट हो जाएगा। ये बिल्कुल सॉलिड है, थ्रू आउट सॉलिड है ये। जैसे ये नट के अराउंड जाके रैप होता है ना, इसका अलग है कहानी। ये एलन की कहाँ जाके फिट होती है, इस तरह से एक हेक्सागोनल होल बना होगा, उस होल में ये की जाके फिट हो जाएगी। समझना, ये एलन की का यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे जो आपका स्क्रू होगा, उस स्क्रू के ऊपर एक हेड होता है। आपने स्क्रू देखा है? एक स्क्रू के ऊपर इस तरह का हेड होता है एक तो। यहाँ क्या फिट Yes, होगा? यहाँ sir. स्क्रू ड्राइवर फिट होगा, समझ Screwdriver. रहे हो? अच्छा, ये होगा आपका एक एक फ्लैट हेड वाला स्क्रू ड्राइवर। फिर आपने एक स्क्रू देखा होगा जिसके ऊपर इस तरह का हेड बना होता है। Yes, sir. Star shape. हाँ, स्टार शेप्ड होता है। इसको फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहते हैं बेटा, फिलिप्स। अब वो जिसने बनाया उसका नाम है, ठीक है ना? वो यहाँ पे एक, अब इसका जो स्क्रू ड्राइवर दिखेगा वो कैसा दिखेगा? ये जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होगा उसके ऊपर जब आप देखोगे तो इसी तरह से एक शेप बना होगा, ऐसा कि नहीं बना होगा? Yes, sir. यही वाला, ये यहाँ के फिट होगा इसमें। तो ऐसे ही क्या होता है, जो हेक्सागोनल बोल्ट होते हैं ना, जिनके ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक गड्ढा सा बना होता है, उसमें आके ये एलन की फिट होती है। उसके बाद उसको घुमाते हैं तो ये जो भी टाइट करना है, लूज करना है, वो हो जाता है ना? तो जो बहुत छोटे छोटे से हम कहेंगे चीज़ें होती हैं ना, जहाँ पे नॉर्मल स्क्रू लगाने पॉसिबल नहीं होते हैं, वहाँ पे एलन बोल्ट्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना? तो ये सब जो होती हैं टॉर्क बेस्ड डिवाइसेस होते हैं। स्क्रू ड्राइवर से कोई भी स्क्रू खोलना या बंद करना हो तो टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ता है, इसे घुमाना पड़ता है कि नहीं? एक टॉर्क का एग्जांपल हमने ये ले लिया ना, इससे बहुत सारी बातें भी हमें पता लग गई। और समझते हैं सी सॉ देखते हैं। सी सॉ, सी सॉ हमने पहले भी डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास पढ़ते हुए। ये तो फलक्रम हो गया सी सॉ का, जिसके ऊपर ये बैलेंस होगा। ये बैठने की जगह बना दी हमने सी सॉ में। अच्छा, यहाँ सी सॉ पे कोई व्यक्ति आके बैठा तो कौन सा फोर्स नीचे लग रहा है? कौन सा फोर्स नीचे लग रहा है बेटा? अरे Normal. हाँ, जो नॉर्मल है, लेकिन वो mg के बराबर होगा, ये बात सही है।
जो Yes, नॉर्मल वो लगाएगा वो mg के बराबर लगाएगा, तो मैं यहाँ mg लिख दूं चलेगा? हाँ बात सही है, ये फोर्स mg नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, वो जो पर्सन बैठा है उससे मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन, बट वो न्यूमेरिकली mg के बराबर है। अच्छा, इस mg को, ये जो mg का लाइन ऑफ एक्शन है, इसको मैं इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, इसको मैं कहता हूँ r1। तो mg टाइम्स r1 या r1 टाइम्स mg, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। हाँ ना बोलो। यस सर। ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, एक बार ये बताओ मुझे। देखो ये mg लग रहा है ऐसे, r का डायरेक्शन क्या हुआ? इधर जाता हुआ वेक्टर, लेफ्ट जाता हुआ वेक्टर या राइट जाता हुआ वेक्टर? r को सर राइट। बेटा लेफ्ट जाता हुआ। देखो इसके अबाउट घूमना है, तो ये तो ओरिजिन हो गया, ये वो पॉइंट है जहां फोर्स लग रहा है, तो r वेक्टर जो होगा वो तो इधर की तरफ पॉइंट करेगा ना। ओरिजिन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का वेक्टर लेते हैं हम, तो r वेक्टर इधर की तरफ है, इस बात को कंफर्म करो एक बार। यस सर। अच्छा, ये हो गया r वेक्टर क्रॉस mg, r क्रॉस mg एंटी क्लॉकवाइज आया कि क्लॉकवाइज आया? clockwise. बेटा एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो ऐसे, देखो ये खुद देखो, ये एरो जो है किधर आ रहा है, Oh, हाँ, ठीक. सही है ना। अच्छा, एक और तरीका है, वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि एक रॉड है जिसको आपने यहां पकड़ लिया है, पकड़ लिया इसको, यहां से पकड़ लिया, यस सर। टाइट पकड़ना है ना, ठीक है। इधर लगाओ फोर्स, जो फोर्स लगा रहे हो। अब मुझे बताओ, आपने यहां से पकड़ा, इधर फोर्स लगा रहे हैं, ये रॉड किधर घूमेगी, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे. नीचे। तो ये, अब ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि क्लॉकवाइज हुआ? Anti. एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमने दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया, ये भी इधर वेट लगाएगा, इसको m2g कह दूं, अगर ये m1g था तो इसको m2g कह दूं, इसको r2 कह देता हूं। तो इस बार जो टॉर्क लगेगा वो m2g इंटू r2 लगेगा। यस सर। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? वही काम करना है। देखो एक रॉड लो, यहां से पकड़ लो ओ से, इधर की तरफ फोर्स लगाओ, जिधर फोर्स लगाई हमने नीचे, किधर घूमेगी रॉड? ऐसे घूमेगी। यस सर। क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ ये? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो राइट वाला पर्सन क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, लेफ्ट वाला पर्सन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है। बैलेंस होने के लिए दोनों टॉर्क को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना Equal. पड़ेगा, बिल्कुल, तभी सी 100 ऐसे रहेगा। अगर इधर का टॉर्क ज्यादा हुआ तो किधर झुक जाएगा? राइट में। इधर का टॉर्क ज्यादा हुआ तो लेफ्ट में। समझ सकते हैं? यस सर। ठीक है, बीम बैलेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। बीम बैलेंस हमने सेंटर ऑफ मास में भी डिस्कस किया था। ये तो फलक्रम हो गया जिसके अबाउट पकड़ना है हमें। ठीक है जी, यहाँ हमने कुछ सामान रख दिया, तो इधर कौन सा फोर्स लगा? mg। ये mg मल्टीप्लाई होगा इससे L1 से। इधर कुछ सामान रख देते हैं, काउंटर वेट रख देते हैं, इधर भी लगेगा mg, इधर होगा L2। एक ईमानदार बीम बैलेंस में L1 L2 क्या होने चाहिए? Equal. इक्वल होने चाहिए।
ताकि दोनों तरफ जो वेट रखे जाएं वो भी कैसे रखे जाएं, इक्वल। इक्वल, है ना। तो जब टॉर्क बैलेंस होगा तो mg टाइम्स L1 का टॉर्क इधर वाले mg टाइम्स L2 के टॉर्क से बैलेंस होगा। अच्छा, इस mg का टॉर्क अबाउट O एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज? ये देखो, ये mg है, ये L1 है, तो इसका टॉर्क जो है अबाउट O एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, सही है ना। इस वाले mg का टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा हमें। और देखते हैं, देखो एक पुली ले लेते हैं, पुली, इसके चारों तरफ एक रोप बांध दी है हमने और इस रोप के ऊपर एक फोर्स लगाया हमने, है ना। ये पुली इस पॉइंट पे फिक्स्ड है। अब मुझे बताओ, ये पुली क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस फोर्स के लगने पर? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, ठीक। तो आपने क्या किया, इस परपेंडिकुलर को इमेजिन किया, यहाँ पे O पे फिक्स्ड है, यहाँ फोर्स लगाया, तो देखो जो अपने आप टॉर्क जनरेट हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, सॉरी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ कि नहीं? तो ये पुली क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, यही पुली पे सेम पुली है लेकिन रोप ऐसे बंधी होती, इस बार ये पुली कैसे रोटेट करता? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता, ठीक है ना। टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। और देखते हैं, किसी ने स्कूल में कभी जूडो सीखा है? जूडो क्या होता है जानते हो? सर कराटे है वो सब। नहीं, कराटे डिफरेंट होता है ना। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, ये सब अलग अलग मार्शल आर्ट्स हैं, है ना। बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। कराटे बेसिकली मतलब हाथों का इस्तेमाल होता है ना। जूडो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कभी जूडो का कोई कंपटीशन देखा है कहीं टीवी में, ओलंपिक्स आ रहे हो या, यस सर। है ना। जूडो के बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं, जूडो के बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो हैं आपको अपने ओपोनेंट को उसी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए घुमा के पटकना होता है। कराटे में आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हो, इसको हम ग्रैपलिंग कहते हैं। ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग जैसे कुश्ती होती है ना, एग्जैक्टली तो कुश्ती नहीं है ये, बट इसमें आपको क्या करना है, उठा के जमीन पे पटकना है, ठीक है। तो अब जूडो में जो जूडो खेलने वाला है ना, वो क्या करेगा ये बात समझना। देखो ये हो गए आप, ये आपने अपने आप को बेंड कर लिया, ये बात समझ रहे हो, ये अपने आप को बेंड कर लिया आपने, जो हिप बोन है ना वहाँ पे आपने बेंड कर लिया अपने आप को। अच्छा, ये हो गए आपके हाथ, हाथ दिख रहे हैं जो मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस हाथों से आपने अपने ओपोनेंट को पकड़ा, ये ओपोनेंट है आपका, इसको आपने पकड़ लिया, ये आपका ओपोनेंट है, कितना भी भारी हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसको आपको उठाना है, जैसे वो बड़ी बोरी उठाते हैं ना, इसको उठा के आपको क्या करना है, इसको आधा इस जॉइंट के इधर रखना है और बाकी इसके पैर ज़मीन से ऊपर उड़ जाने चाहिए। ये इसके हाथ मान लो आप ऐसे। तो हाथों से आपने पकड़ा या कॉलर से पकड़ा, गर्दन से पकड़ा, गर्दन से तो पकड़ने में मर जाएगा, है ना। आपने जैसे भी पकड़ा,
इसको पकड़ के इसके हाथ आपने खींचे अपनी तरफ, ये वाला जो पॉइंट है, इसको पॉइंट को हम कहते हैं, ये होता है पिवट। जो हमारा फलक्रम था ना, वही वाला काम ये कर रहा है, पिवट। इस पिवट के ऊपर आपने इसको डाला, इस तरफ फोर्स लगाए, ये जो आपके हाथ हाथ में पकड़ रखे ना, जैसे ही आप ये फोर्स लगाओगे ये ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्सन कितना हैवी है या कितना मजबूत है, अगर आप सही से ये काम कर सकते हो, ये पॉइंट पे आपको अपने हिप जो जॉइंट है वहां पे व्यक्ति को उठाना है और उठा के फोर्स लगाना है। ये ऐसे घूमता हुआ जाएगा और ज़मीन पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब में जूडो लिखना और आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, इसमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स लगती है। अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसे उठा के ज़मीन पे फेंकने की कोशिश करोगे तो आपको क्या करना होगा, बहुत ताकत चाहिए होगी आपको, ऑलमोस्ट उसके वेट से ज़्यादा ताकत चाहिए किसी को उठा के ज़मीन पे फेंकने के लिए। लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आपका ओपोनेंट आपकी तरफ आ रहा है तो आपने उसके पास एक मोमेंटम है, ये बात समझ सकते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है, आपको बस उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, टॉर्क में कन्वर्ट कर देना है। तो ये पिवट लगाना जरूरी है, जब तक ये नहीं लगाओगे तब तक उसके पास कोई पॉइंट नहीं है जिसके अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर आप जाके उससे सीधा, जैसे मान लो ये आपका ओपोनेंट है और ये आप हो जाके सीधे टकरा जाओ, तो क्या वो रोटेट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, अगर टकरा जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप क्या करो, इस तरीके से अपने आप को टेढ़ा कर लो, उठाया और घुमा के पटक दिया। ठीक है, तो जूडो में मतलब ये तो एक बेसिक ग्रैपलिंग स्किल है जो बहुत बेसिक जूडो में सिखाई जाती है, बट मोर और लेस वहाँ पे फिजिक्स का यूज़ ही करना होता है ताकत से ज़्यादा। तो जितना आपका फिजिक्स का यूज़ बेटर हो जाता है उतनी स्किल जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी आप एक सर्टेन वेट, अपने से ऊपर का व्यक्ति भी होगा तो उसको आराम से उठा के पटक सकते हो। सर हाँ बेटा। सर एक बार इसमें एफ और आर बता दीजिए। इसमें एफ और आर कैसे? देखो इसमें एफ ये है बेटा, देखो ना, ये समझना इस बात में कि जो फोर्स आप लगा रहे हो ना वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये एफ है, और जो ये वाला डिस्टेंस है ना ये आर है। मेरी बात समझ रहे हो, ये वाला डिस्टेंस जो है आर है। तो आपको क्या करना होगा, वो जो पर्सन को पकड़ना है वो शोल्डर लेवल से पकड़ना होगा। तो शोल्डर से हिप जॉइंट तक बहुत सारा डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, तो इसका जितना अच्छा इस्तेमाल करोगे, अब ये वाली फोर्स जो होती है, ये वाली फोर्स जो है आपकी, ये कहाँ से आनी है, वो अपने आप उसी की मोमेंटम से आनी है। ठीक है, यानी अगर आप रियल लाइफ में किसी को उठा के फेंकना चाहते हो इस तरीके से, तो आपको क्या करना होगा, उसको अपनी तरफ इन्वाइट करना होगा कि, है ना, वो जैसे मान लो ना कोई आपसे रियल लाइफ सिनेरियो में लड़ रहा है, तो आप क्या करो, उसको अपनी तरफ इन्वाइट करो, आजा अभी देख, है ना, दो दो हाथ कर लेते हैं। वो क्या होगा, जोश जोश में आपकी तरफ बढ़ेगा। तो ये फोर्स तो वो ही जनरेट कर रहा है, आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इस फोर्स को डायरेक्ट करना है। तो जैसे ही वो आपकी रेंज में पहुंचेगा, हाथों की रेंज में पहुंचेगा, आपने उसको ग्रैब कर लिया, है ना। ये ग्रैब करने का तरीका देखो, जूडो में तो बहुत सिंपल होता है, उसमें जो आप पहने होते हो ना, गियर पहने होते हो, उसको कॉलर से पकड़ सकते हो आप, है ना। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी किसी को कॉलर से पकड़ सकते हो तो पकड़ के आपको उसको पटक देना है। गर्दन से नहीं करना होता, गर्दन से करने में क्या होगा, वो सामने वाला मरने के चांस हो जाएंगे, गर्दन टूट जाती है उस केस में, है ना। तो वो नहीं करना होता, वो रियल लाइफ में भी नहीं करना होता है, अनलेस आपकी इच्छा ही किसी को मारना है तो अलग बात है ना। फिर उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो झेलने पड़ते हैं। बट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है ना, तो बस आपको वो, अगर ये आर और एफ का सही मल्टीपल मिल जाए तो इनफ टॉर्क जनरेट हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति जो है उसे घुमाया जा सकता है। तो सारी प्रैक्टिस जो है वो इसी चीज की है। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपको लग रहा है सामने वाला उतने मोमेंटम से नहीं आ रहा है, तो वो आ रहा है आपकी तरफ, आप बढ़ जाओ इसकी तरफ, रिलेटिव स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यस सर। ठीक है ना, तो देखो सीधा जा रहे हैं, जैसे ही ये हिप जॉइंट मान लो ये आपका पिवट हो गया, ये पी जैसे ही यहां पहुंचेगा आप बेंड हो जाओगे। ठीक है ना, सीधा गए, उसको लगा आप सीधा आके टकरा रहे हो, लेकिन यहां पहुंचते ही आप बेंड हो गए। बेंड होने के बाद आपने ये वाला मोमेंटम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचा उसको और पलट दिया। सही है। इससे मिलती जुलती एक आर्ट होती है जिसको जुजुत्सु कहते हैं। जुजुत्सु के बारे में सुना है कभी आपने? नाम सुना है नाम बस। सुना है ना। ये जूडो जो है बेटा, ये तो आती है जापान से, है ना, और ये जो आर्ट है जुजुत्सु, ये आती है ब्राजील से। ब्राजील एज ए कंट्री पता है आपको?
Yes, sir. Yes, ठीक sir. है ना। तो दो बहुत ही अलग अलग देखो डिफरेंट, ये एशिया में है, ये कॉन्टिनेंट ही अलग है, साउथ अमेरिका में है, बट दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। जिजित्सु में भी आप अगर यूट्यूब में जाके ना सिर्फ ये लिखते हो जिजित्सु टेक डाउन, जो मूव है उसका नाम होता है टेक डाउन, तो आपको पता लगेगा कि ये कितना अच्छे से परफॉर्म करते हैं जूडो वाले भी। जूडो का टेक डाउन देखना और जिजित्सु का टेक डाउन देखना और उसके पीछे की फिजिक्स को समझने की कोशिश करना कि जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आप बहुत कम फोर्स लगा के कितना अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप दो लोगों की लड़ाई कराते हो तो उसमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, कि मतलब बिल्कुल जानवरों की तरह आपस में टकरा गए, वो मैटर नहीं करती है। जो आपकी टेक्निक है वो मैटर करती है। अगर टेक्निक अच्छी है तो आप अपने से कहीं ज़्यादा भारी ओपोनेंट जो है उसको भी नीचे ला सकते हो। एक रिवर्स टेक डाउन होता है इसमें। जैसे मान लो कि आपको किसी व्यक्ति को इस तरफ गिराना है, पीछे की तरफ, ये इसका मुंह है, इस तरफ है, आगे की तरफ, आपको इसे पीछे गिराना है। पीछे गिराने की क्या टेक्निक हो सकती है? पीछे की तरफ गिराना है, सर पैर से पकड़ के। पैर से पकड़ के। अब देखो, अगर आप इसके पैर पकड़ने जाओगे, मान लो आप पैर पकड़ने जाते हो, तो आपको अपना मुंह इसके पैर के लेवल तक लाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं सर, उसके पैर से मतलब अपने पैर से उसके पैर अपने अटका के पैर, आप हाँ पीछे। ये समझ गए ना। तो ऐसे में क्या होगा, देखो जो ये वाला पर्सन है जो इसको गिराने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करेगा, वो अपना पैर जो है वो इसके पैर के पीछे यहाँ लगाएगा, है ना। ये बन गया हमारा पिवट जिसके अराउंड इसे गिराना है। उसके बाद वो क्या करेगा, एक फॉरवर्ड फोर्स इस पे लगाएगा। ये पैर यहाँ पे अटका लिया हमने, ये वाला एक पैर अटकाना है, बस एक पैर अटकाया और फिर फॉरवर्ड फोर्स लगाना है। ठीक है, अब साइमल्टेनियसली क्या होता है, ये वाला पैर पीछे की तरफ पुश करता है और बाकी का जो ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो वो आगे की तरफ पुश करता है। तो जो ओवरऑल मोमेंट जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा। देखो, है ना, ऊपर से आप फोर्स लगा रहे हो इधर और ये जो अटका हुआ पैर है ये पीछे की तरफ खींच रहे हो। तो एक तो ये वाला पैर जमीन से हटेगा, दूसरा पूरी बॉडी अराउंड ऐसे घूमेगी, तो ये व्यक्ति गिर जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। तो एक तरीका ये भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह की पुरानी आर्ट्स हैं ये बेसिकली क्या है कि लोगों ने मास्टर की हैं कैसे, वो ट्रायल एंड एरर से, जो उनको बेस्ट दिखा वो उन्होंने कर लिया। बट इनके पीछे की जो अंडरलाइंग फिजिक्स है ना, वो बहुत ही सिंपल है। बट बात यह है कि उसको मास्टर करने के लिए बहुत लंबे टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलो जी, तो ये ज़रूर देखना है ना, जित्सु का टेक डाउन और जूडो के टेक डाउन देखना, उनको कंपेयर करना आपस में कि कैसी सिचुएशन में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है। ठीक है ना, मतलब अपने क्या उनके एडवांटेजेस हैं अपनी अपनी जगह में। ठीक है जी, बाकी सर जुजुत्सु में ना सर ये हाँ। लोग दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पैर और हाथ दोनों का। बिल्कुल करते और हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ जित्सु में सब कुछ यूज़ होता है यार, है ना। पूरी बॉडी बेसिकली यूज़ हाँ होती सर, है ना। पूरी बस बॉडी यूज जिजित्सु में जो करके नहीं ये होता लोग है ना, बस। हाँ देखो जूडो और जिजित्सु दोनों में पंचेस नहीं होते हैं, यस सर, है ना। नहीं होते। आप पंच नहीं करते हो ना, उसमें जो भी आपके पास स्किल है वो ग्रैपलिंग स्किल है ना, मतलब अपने अपोनेंट को उठा के पटकना, कैसे आप गिरा सकते। गिराना, हाँ। बिल्कुल ठीक है ना। इनके पॉइंट्स होते हैं, जैसे रेसलिंग में भी होता है ना, रेसलिंग में आप किसी को पंच नहीं कर सकते, है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी जो है पंच नहीं करते हो, है ना। जबकि अगर आप बॉक्सिंग देखोगे तो बॉक्सिंग में पंच के मार्क्स होते हैं, सर हाँ, मैं बॉक्सिंग से तो मैं समझ बिल्कुल, सकता हूँ। है ना। ओके सर। ठीक, बॉक्सिंग सीखते हो आप? यस सर। बॉक्सिंग में रोप और डोप सिखाया गया आपको? मतलब सर? एक टेक्निक होती है, इसको रोप और डोप कहते हैं। सर नहीं, नहीं, मैंने नहीं सीखा। कोई बात नहीं, वो में भी है ना, जैसे एडवांस लेवल पे पहुंचोगे तो वहाँ पे मोहम्मद अली का नाम सुना है आपने? यस सर। है ना, तो मोहम्मद अली इस ट्रिक का बहुत बड़ा मास्टर था, है ना, रोप और डोप जो होता है। ठीक है, अच्छा, वो कॉर्नर में जो ले जाके उसको फिर हाँ बेसिकली क्या पंचेस होता है, पंचेस। हाँ आपको ना मतलब ये होता है कि अपने दोनों पैर जो होते हैं
है ना, उन पे Yes, sir. वेट ट्रांसफर करना होता है ना, ताकि आपका जो ओपोनेंट होगा उसको आपके पैर देख के ऐसा लगेगा कि आपका पंच एक सर्टेन डायरेक्शन से आने वाला है, लेकिन आपका पंच एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आएगा, है ना, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है बॉक्सिंग में, जब आप व्हेन यू आर अबाउट टू लैंड अ पंच, उस वक्त होता क्या है जनरली, मतलब एक पर्सन है, मान लो ये उसके दोनों हाथ हो गए, अब वो पंच करना चाह रहा है, तो अगर वो इस हाथ से पंच करना चाह रहा है तो अपना वेट सारा इस पैर पे डालेगा वो। Yes, सही sir. बात है ना, तभी पंच इफेक्टिव आएगा। तो रोप और Yes, डोप sir. टेक्निक में क्या होता है, आप जल्दी जल्दी अपना वेट जो है वो इस पैर से इस पैर, इस पैर से इस पैर ट्रांसफर करते हो, तो अब जो सामने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको जब लगता है आप इस पैर पे वेट डाल रहे हो, तो पंच वो एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ से, लेकिन आपने तुरंत क्या किया, अपना वेट ट्रांसफर किया इस वाले पैर पे और पंच ही वाला मार दिया। ठीक है ना, तो क्योंकि वो डिफेंड Yes. नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है वो लेफ्ट साइड डिफेंड करना चाह रहा हो, आपने राइट साइड से दे दिया उसको। नॉक हो जाता है फिर हाँ, तो वो खत्म है। फेस वाले जो पॉइंट्स होंगे वो ज़्यादा मिल जाएंगे, है ना। चलो खैर, सर हाँ जी। सर जूडो में आप एंटी क्लॉकवाइज उसका वो क्यों डायरेक्शन है, मतलब क्लॉकवाइज होना चाहिए ना, वो तो उल्टा गिरेगा। नहीं बेटा देखो, जैसे यहाँ से देख रहे हो, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो ये इस तरफ गिरेगा ना, इस तरफ देखो, ये समझ रहे हो बात को। आप अगर इस साइड से देख रहे हो तो आपका ओपोनेंट जो है वो इधर से घूमता हुआ आएगा, इधर से, है ना, और यहाँ आके गिरेगा। तो ये जो टर्न हुआ ये तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, ये समझना इस बात को, ठीक है ना। वीडियो देखूंगा एक बार जूडो। वीडियो देखना पड़ेगा, हाँ ये बात समझ गए ना। इसमें ये समझना कि जो गिराने वाला है ना, उसका फेस किस तरफ है, इस बात को समझना। देखो दो तरह से गिरा सकते हो आप। एक हुआ कि आपका फेस इधर फेस कर रहा है और आपके ओपोनेंट का फेस भी इधर फेस कर रहा है, तो आप इसको ऐसे घुमा के गिरा रहे हो, ठीक है। एक हुआ आपने आमने सामने पकड़ रखा है उसको, यानी आप अपने ओपोनेंट को उस तरफ फेस कर रहे हो, तो जब आप गिराओगे तो ये ऐसे करके गिरेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। खैर वो देखने भी समझ में आएगा, है ना, ऐसे डायग्राम बना के। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी कि मैं समझा दूंगा ना, नहीं, तो एक बार देख लेना, समझ जाओगे उस बात को। खैर अभी तो हमने एक टॉर्क का इंट्रोडक्शन ले लिया है, अभी इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कैसे कैलकुलेट होता है। एक बार टॉर्क अच्छे से कैलकुलेट करना आ जाएगा तो फिर हम लोग बात कर पाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है ना। याद रखना हमारा अल्टीमेट एम क्या है, F इक्वल टू ma होता था लीनियर मोशन में, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा में। ये है टॉर्क, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कैसे समझेंगे वो हमें समझना है। तो जो काम F इक्वल टू ma करता था, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, वही न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा बन जाता है ना। तो पहले इसको समझते हैं फिर इसे समझेंगे, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं ना। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir.